इनसो की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग लेने दिग्विजय चौटाला सिवास स्थित कोहिनूर रिजोर्ट पहुंचे, जहां पर दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव पर विचार विमर्श किया। वहीं दिग्विजय चौटाला ने इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इनेलो का कोई जिक्र नहीं करना चाहते। वहीं इस दौरान पानीपत जिला अध्यक्ष सुरेश काला, देवेंद्र काद्यान, शेर सिंह खरब, प्रदीप देसवाल, बलराज देसवाल, राजेंद्र जलदार, मन्नू मान और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग को बुलाया गया है, जिसमें तकरीबन 100 स्टेट एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं हमारे। उन सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया, वो सभी लोग आज यहाँ पधारे हैं। इनसो की गतिविधियों को कैसे पुनः तेज किया जाए, प्रदेश के कॉलेजों में, प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेंबरशिप अभियान को कैसे बढ़ाया जाए, नए स्टूडेंट्स को कैसे जोड़ा जाए। एग्जामिनेशन का टाइम है, स्टूडेंट्स की मदद कैसे की जाए, और बुनियादी मुद्दा जो हमारा था, जिसको लेकर के लंबा संघर्षरत हम रहे हैं, यानी डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शंस, उसकी लड़ाई को फिर से एक नया प्रारूप कैसे दिया जा सके, उस पर चर्चा करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई है। क्योंकि ये वो साथी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत जो है जींद के बाई इलेक्शन में की। बहुत सारी स्पेकुलेशन लोग लगाया करते थे कि इनसो के लोग जो हैं और जो हमारी पूर्व की राजनीतिक दल और उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो बहुत बदनाम करने का प्रयास किया करते थे इस इनसो को। मगर जिस मेहनत से, जिस जज्बे से इनसो के साथियों ने काम किया जींद के बाई इलेक्शन में, गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाकर, और उसका फीडबैक भी निकल करके आया कि यहां तक कि शहरी तबके के लोगों ने भी ये कहा कि हमने इतनी डिसिप्लिन, इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इतनी डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, नौजवान साथी जोश के साथ साथ होश में रह करके काम करने वाले इससे पहले कभी देखे नहीं। तो आज मैं कहीं ना कहीं, मेरा फर्ज है कि मैं मेरे साथियों का धन्यवाद करूं जींद के बाई इलेक्शन के लिए। तो वो भी एक एजेंडा है आज की मीटिंग का। निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव भी अनाउंस हो जाएगा। मेरे हिसाब से आज शाम को 5 बजे इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है। आने वाले चुनाव में क्या ड्यूटीज रहेंगी, कैसे हमने वॉलंटियरिंग कर करके पार्टी के लोकसभा के 10 प्रत्याशियों को जिताना है, जैसा हमने जींद इलेक्शन में किया। अब हमारी जिम्मेवारी कुछ ज़्यादा बड़ी है, पूरी स्टेट में उस हिसाब से हमने काम करना है। तो वो सारी डायरेक्शंस भी आज हम सब लोगों ने देनी है। और मैं विशेष तौर पर जिला प्रधान पानीपत का, उनकी पूरी यूनिट का, प्रदीप देसवाल जी और इनकी यूनिट का, क्योंकि मैं इनसो से कुछ समय से दूर रहा हूँ। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के बाद मुझे चुनाव भी लड़ना पड़ा, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं कुछ फासला हो गया। उस फासले को अब दूर करने का समय है और पुनः इनसो के साथ मिलकर के जैसे हमने जींद में काम किया, उसी हिसाब से पूरे प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का डंका बजे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच का राज हरियाणा प्रदेश में बने, ऐसा प्रदेश जहां बुजुर्गों को सम्मान हो, महिला को सुरक्षा हो, नौजवान को रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो, उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े। हमारा कोई गठबंधन किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के निजी तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी हम सब प्रशंसक रहे और उनकी सहायता हमने जींद के बाई इलेक्शन में मांगी थी और वो सहायता करने वहाँ पधारे भी थे। उन्होंने वहाँ आकर के रैली को संबोधित भी किया था। उसके बाद मीडिया में ये स्पेकुलेशन काफ़ी तेज थी, इस पर चर्चा खूब हो रही थी कि आए इसका जेजेपी का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। और लोगों की जनभावना, क्योंकि राजनीति जनभावना पे चलती है, जनभावना को मानते हुए, जानते हुए दोनों ही दलों के राजनेताओं ने, जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है, उसने चर्चा भी शुरू करी और वो चर्चा आज भी जारी है। मैं इस बात का अधिकार नहीं रखता कि मैं उस पर कमेंट कर सकूं, मगर मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं। हम सब सकारात्मक सोच के लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक दिशा में ये बातचीत आगे बढ़ेगी। समान विचारधारा की सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, और भी राजनीतिक दल इस देश में, देशव्यापी ये आंदोलन होना चाहिए। गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई सभी दलों को हमें सम्मिलित करना है, शामिल करना है और एक बड़ी मूवमेंट 1977 और 87 की तरह इस देश में पुनः खड़ी करनी है। मैं वो सोच सकता हूँ। उनकी बात छोड़ो, आप कोई और काम की बात करो। वो तो जिनका हाल ही आपने देख लिया, जिनका 3000 वोट में रोड़ा पड़ रहा है, वो 3000 किसकी है? अभी काम की बात होनी चाहिए, सीरियस पॉलिटिक्स की बात होनी चाहिए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो हमारे पीछे पड़े हैं।
मगर हम उनके पीछे नहीं पड़े, हम सरकार के पीछे पड़े हैं जनता के हित के। मैंने कहा उसका बात ही छोड़ो, चर्चा है। मैं तो डे वन से ही कह रहा हूँ, मगर मेरी बात को कम तवज्जो देते हैं, क्योंकि मैं शायद राजनीति में नया हूँ, या ये माने कि हम स्टूडेंट पॉलिटिशियंस को आप जो है ना, ये वो समझते हैं ये तो कहते रहते हैं, इनका काम कहना है। मैं तो डे वन से कह रहा हूँ, ये सब मिले भगत, और ये सिर्फ और सिर्फ गठबंधन नहीं होगा, ये विलय होगा, बिकॉज दे हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव। उनके पास कोई वही नहीं बचा, रास्ता ही नहीं बचा। तो देखो, ये मेरे हाथ में होता तो मैं पार्टी का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें एमएलए का चुनाव लड़ने की नसीहत देता। बाकी तो ये सब सीनियर्स हैं, इन लोगों ने तय करना है दिल्ली में जाकर के, चंडीगढ़ में जाकर के, जहां भी कोई मीटिंग कॉल की जाएगी इस इलेक्शन को लेकर के। मैं ये चाहता हूं कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट करें, और अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो मल्टीपल सीट से भी कर सकते हैं, ये हमारा संविधान अलाउ करता है। और वो हरियाणा के चहीते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं, लोगों के दिलों में उनके प्रति एक्सेप्टेबल टू ऑल की एक छवि है। और मेरे हिसाब से शहरी तबके का वर्ग भी आपने देखा कि हमें 18,000 वोट जींद के अंदर शहर का मिला, विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर। INLD में जब हम थे, यहां तक कि शहर के कैंडिडेट हुआ करते थे मिड्डा साहब, उनको भी कभी 8,000 से ज्यादा वोट नहीं मिला, जिसका नंबर बढ़ करके दुगने से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब दुष्यंत जी की छवि 36 बिरादरी में सबको पसंद आई। और वो सिर्फ 300 आदमियों को नहीं, अगर उन्हें डायरेक्शंस हो, उनका साहस इस बात का गवाह दिया, इतिहास में रहा भी है और भविष्य में दे भी सकता है कि वो पाकिस्तान को भी निश्चित-नाबूद कर सकते हैं। वो सिर्फ 300 आदमियों की बात नहीं है। मगर एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि मुझे आंकड़े का नहीं पता और मेरा काम लाशों को जाकर आंकड़े गिनना नहीं है। मैं उनकी बात को कंसिडर करते हुए, दुष्यंत जी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें आंकड़े नहीं पता, इंटेलिजेंस को आंकड़े नहीं पता, तो फिर अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और योगी को आंकड़े कैसे पता है? उनको आंकड़े किसने बता दिए? क्या वो पाकिस्तान जाकर के लाशों को गिन करके आए? उस बात को डॉक्टरेट किया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई अधिकार नहीं है किसी राजनीतिक दल को, ना मुझे, ना बीजेपी के लोगों को, ना कांग्रेस के लोगों को, कि वो कमेंट करें इस देश की सेना पर या उस पर राजनीतिक फायदा उठाए। आप हाईवे से चले गए, मैं आज तस्वीरें देख रहा था, बीजेपी के लोगों ने अभिनंदन की कैप्टन जो हमारे थे उनकी तस्वीरें लगा करके उस पर लाभ पाना चाह रहे हैं। फौजियों की जो है ना, उससे पानीपत में लगा रखे, हाँ, वोट उससे हथियाना चाह रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। न्यूनतम स्तर राजनीति का आ गया कि चुनाव आए तो कोई भी हथकंडा अपनाए। लोग बहुत जागरूक हैं, आप किसी से भी पूछेंगे इस बात से, कहीं ना कहीं वो बीजेपी से लोग खफा है। कोई कहीं से भी लड़ सकता है, ये तो डेमोक्रेसी है, आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूं। सीट उनकी जीती है जरूर नहीं, वो कोई कहीं से भी लड़ सकता है, कोई सीट। देखिए, राजनीति में क्या हो जाए कब, और क्रिकेट की आखिरी बॉल पे कौन मैच जीत जाए, इसमें नहीं कह सकते, मगर एथिकल और मोरल वैल्यूज जरूर रहनी चाहिए। आज हम सब विपक्ष के लोग जो है वो सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की बेगैरत नीतियों से लड़ रहे हैं। हम स्वामीनाथन ना लागू होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन पूरा नहीं मिला, हम लड़ रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिला, हम लड़ रहे हैं क्योंकि सुरक्षा नहीं मिली, नौजवानों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। तो ऐसे समय पर विपक्ष जो है उसे और जागरूक होकर के एक आवाज में इस देश की इस बेगैरत सरकार से लड़ाई। दुष्यंत जी ने कहा था कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे हम तो 24 घंटे के अंतराल में कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पहली लिस्ट जो आएगी सबसे पहले जेजेपी की आएगी। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।